गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, और त्रिविमीय ज्यामिति में आपको समतल से संबंधित कुछ प्रश्न कुछ फॉर्मूले बताए गए थे अभी तक। तो आज हम लोग समतल से संबंधित कुछ और नए फार्मूला देखेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में बेटा आपको बताया गया था बिंदु ए से जाने वाले तथा सदिश n पर लंब समतल का समीकरण। तो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे वेक्टर के रूप में होता है r वेक्टर माइनस का a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने लास्ट टाइम ये जो n वेक्टर है इसको कैपिटल N लिखा था। ये बेटा स्मॉल n भी लिखा जा सकता है और कैपिटल N भी, ये अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूले को आप देखिए, अगर आप इस फार्मूले को चेंज करके लिखेंगे तो हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका अंदर डॉट करा देंगे आप, तो ये फार्मूला हो जाएगा r डॉट n माइनस a डॉट n होगा, तो हम उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा फार्मूला r डॉट n बराबर a डॉट n। ये फार्मूले का तब इस्तेमाल किया जाएगा जब समतल एक बिंदु से होकर जाएगा, उस बिंदु के स्थिति सदिश को हम a वेक्टर मानेंगे और एक सदिश n पर समतल लंब होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला वेक्टर के रूप में है, ये फार्मूले का कौन सा रूप है, इस फार्मूले को कहेंगे सदिश। इसी तरह से इसका कार्तीय रूप क्या होता है, आइए हम लोग इसके कार्तीय रूप को जरा देखें। सभी बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र का जो कार्तीय रूप होता है वो क्या होता है, इसमें हम बिंदु जो होगा उसमें हम बिंदु को x1, y1, z1, यहाँ पे बिंदु का स्थिति सदिश लेना होता है, यहाँ पर आपको बिंदु के निर्देशांक लेना होता है। तो बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, सूत्र देखिएगा, a x माइनस x1 प्लस का b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये सूत्र लगता है कार्तीय रूप में। लेकिन बेटा इसमें बिंदु की जगह पर x1, y1, z1 होगा, उसे आपको यहाँ पर रखना होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि a, b और c क्या होता है। तो बेटा a, b, c क्या है, जहाँ a, b, c, देखिए बेटा समतल पर जो लंब सदिश होता है उसे n वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर a, b, c क्या है, सदिश n की दिक् अनुपात है, सदिश n का दिक् अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, a, b, c अभिलंब सदिश, जो भी आपको अभिलंब सदिश दिया जाए n है, उसके क्या है, दिक् अनुपात होंगे। जो अभिलंब सदिश है उसके दिक् अनुपात है। तो बेटा यहाँ पर कार्तीय रूप ये है और वेक्टर रूप ये है, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला फॉर्मूला देखें। देखिए बेटा अगला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण।
देखिए असमरेख बिंदु का क्या मतलब होता है? असमरेख बिंदु का मतलब होता है तीन ऐसे बिंदु हैं जो अलग अलग हैं, यानी कि एक रेखा पर नहीं है। तो तीन ऐसे बिंदु जहाँ से एक समतल गुजरता है, हमें उसका समीकरण यहाँ पर देखना होता है। तो इसका देखिए सबसे पहले तो हम इसका आपको सदिश वाला समीकरण बताएंगे। तीन असमरेख बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और तीन असमरेख बिंदुओं, और यहाँ पर असमरेख बिंदुओं का मतलब है ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर से जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए यहाँ सदिश समीकरण है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसके बाद डॉट होगा। अब डॉट में बेटा देखिए क्या होगा, एक बार यहाँ पर बी माइनस ए होता है और एक बार सी माइनस ए, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसके बाद क्रॉस होगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। देखिए बेटा इस फॉर्मूले का कब यूज होगा, जब आपसे सवाल में ये कहा जाए कि एक समतल है और वो तीन अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो हम पहले बिंदु को ए वेक्टर मानेंगे, दूसरे बिंदु को बी वेक्टर और तीसरे बिंदु को सी वेक्टर मानेंगे, और उसके बाद हम लोग समतल का सदिश समीकरण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यही पे बेटा जब आपसे तीन बिंदु दिए जाए और कार्तीय समीकरण पूछा है, तो कार्तीय समीकरण के लिए देखिए क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर समतल का कार्तीय समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कार्तीय समीकरण में क्या है, यहाँ पर जो तीन बिंदु है वो वेक्टर की तरह दिए हैं, लेकिन जब आप कार्तीय समीकरण की बात करेंगे तो वहां पर बिंदु जो होंगे वो निर्देशांक के रूप में दिए होंगे, यानी कि यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से तीन असमरेख बिंदुओं, और इस बार जो बिंदु होगा वो होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 और z3 से जाने वाले समतल का समीकरण। अब हम लोग यहाँ पर तीन असमरेख बिंदु कार्तीय वाले लेंगे, तो समतल का समीकरण क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना होगा x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, ये हो गया पहली चीज। अब आपको क्या लिखना है जरा देखिएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी तरह से x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और इसके इक्वल टू में 0। इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब हमें तीन बिंदु दिए हैं और वो तीन बिंदु कैसे दिए जाएंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, और हमसे पूछेगा समतल का कार्तीय समीकरण बताइए, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग अगला फार्मूला देखें।
देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगला केस समतल का समीकरण अंतःखंड के रूप में। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल का समीकरण अंतःखंड के रूप में क्या होता है। इसके लिए हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ये है एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, और यहाँ पर हम लोग एक ऐसा समतल लेते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्स और जेड एक्स बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए समतल बनाएंगे। यहाँ पर समतल जो है ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ए अंतःखंड काटता है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटता है और जेड अक्ष पर सी अंतःखंड काटता है। अंतःखंड का मतलब होता है समतल एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है वहां से मूल बिंदु तक की ये लंबाई अंतःखंड कहलाती है। तो समतल y अक्ष को बिंदु B पे काटता है और बिंदु B से मूल बिंदु तक की लंबाई को अंतःखंड कहा जाता है। तो x अक्ष का अंतःखंड A है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड B है और z अक्ष पर कटा अंतःखंड C है। तो इस तरह से हमें समतल का समीकरण देखना है। देखिए क्या होता है समतल का समीकरण, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर a। ये जो समतल का आपको मैंने बताया है इसे कहते हैं समतल का कार्तीय समीकरण। अब यहाँ पर बेटा a, b और c क्या है आपको बता चुके हैं। a का मतलब है x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b का मतलब है y अक्ष पर कटा अंतःखंड और c का मतलब है z अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो ये फार्मूला यहाँ पर हमें पढ़ना है। इसके आगे देखिए अभी और भी कुछ फार्मूले पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला केस हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पर ये है, दो दिए हुए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यानी अगर हमारे पास दो समतल दिए गए हैं और उससे एक तीसरा समतल होकर गुजरता है तो ऐसे में हम उसका समीकरण क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो समतल दिए गए हैं। पहला समतल है r वेक्टर डॉट n1 इज इक्वल टू d1, ये हमारे पास पहला समतल है। और दूसरा है r वेक्टर डॉट n2 इज इक्वल टू d2, ये हमारे पास दूसरा समतल है। तो देखिए पहला समतल और दूसरा समतल दो तरह के समतल को दिए गए हैं मान लीजिए हमारे पास, और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका हमें समीकरण निकालना होगा। तो यहाँ पर बेटा n1 की जगह q1 और q2 भी कर सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर q1 और q2 भी एक कांस्टेंट होता है और d1 और d2 भी एक कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए आपके बुक में अगर यहाँ पर d1 d2 है तो d1 d2 भी कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप q1 और q2 भी कर सकते हैं। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि समतल का समीकरण क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, ऐसे में जब हम समतल का समीकरण लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, r वेक्टर डॉट n1 माइनस d1, ये हो गया हमारा पहला समतल। हमने d1 को इस तरफ ले आए हैं, फिर प्लस लैम्डा इनटू, अब यहाँ पर हमें दूसरा समतल लिखना होगा, r वेक्टर डॉट n2 माइनस d2 और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, जो पहला समतल है उसका कांस्टेंट टर्म इधर ले आएंगे, फिर प्लस लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और इस दोनों d2 को इधर लाकर दूसरा वाला समतल लिख देंगे और बराबर में 0 कर देंगे। तो इस समीकरण को कहा जाता है दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल का समीकरण है ये। इसका कार्तीय रूप क्या होगा, आइए हम लोग इसका कार्तीय रूप देखें। कार्तीय रूप में देखिए मान लीजिए हमारे पास इसमें भी दो समतल दिए
पहला समतल a1x b1y c1z बराबर b1 और दूसरा समतल दिया है a2x b2y c2z बराबर b2। ये हमारे पास इसमें दो समतल दिए गए हैं और अब हमसे पूछा जा रहा है कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम समतल का समीकरण कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पहला समतल a1x b1y c1z माइनस b1, पहला समतल आपको एज इट इज लिख देना होगा प्लस लैम्डा इंटू a2x b2y c2z और माइनस का b2 और इसके बराबर में क्या करना है, 0 करना है। तो ये होगा दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये बेटा हम लोगों को पढ़ना होगा और यहाँ पर आप लोग ये फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग दो समतलों के बीच का कोण सीखेंगे और दो समतलों की समतलीयता को प्लैनरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपको इतने फॉर्मूले तैयार करने हैं, फिर इस अगले वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मूले बीच के कोण निकालने के सीखेंगे और फिर अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।